बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम सैयद इम्तियाज अली ताज का ड्रामा आराम सुकून के आखिरी निस्फ हिस्से की बुलंद ख़्वानी करेंगे। कल के लेसन में आपने मेरे साथ मुसन्नफ़ के तारुफ के साथ साथ उनकी कुछ मशहूर किताबों जिनमें चचा छक्कन के मज़ाहिया स्केचेस का मजमुआ और अनारकली ड्रामा जो कि सैयद इम्तियाज अली ताज ने 1932 में लिखा, उनका मशहूर ज़माना ड्रामा जो कि उनकी वजह शोहरत बना। इसके अलावा बच्चों के ड्रामे हमने इन पर एक नज़र डाली। इसके साथ ही सैयद इम्तियाज अली ताज के हालात ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हुए हमने मुश्किल अल्फाज के मानी सीखे। सबक के इब्तदाई निस्फ हिस्से में आपने पढ़ा कि मियाँ बीमार हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि फिक्र की कोई बात नहीं, सिर्फ काम की ज्यादती की वजह से हरारत हो गई है और चंद रोज आराम की जरूरत से तबीयत खुद ब खुद संभल जाएगी। बेगम डॉक्टर से कहती है कि मैं भी यही कई बार कह चुकी हूँ, मगर ये मेरी बात का जरा इन पर असर नहीं होता। डॉक्टर चला जाता है तो बेगम अपने शोहर को आराम की तलकीन करती है, मगर खुद उसके रवैये से किसी तरह नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि पूरे घर में बेआरामी की एक फिजा सी पैदा हो जाती है। जहां तक हमने सबक का हिस्सा पढ़ा, वहां पर बेगम कमरे से बाहर निकलते हुए मियाँ से पूछती है कि अगर आपको मुझे बुलाने की जरूरत पेश आई तो आप कैसे बुलाएंगे, और फिर इस पर वो खुद ही मशवरा देती है कि मैं घंटी आपके सिरहाने रखे जाती हूँ, लिहाजा अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप घंटी बजाकर मुझे बुला सकते हैं। लेकिन फिर अचानक से उसे महसूस होता है कि घंटी गायब है, और इस पर वो शोरो गुल शुरू कर देती है कि रात को घंटी मैंने मेज पर रखी थी, और जिस पर मियाँ उसे बताता है कि घंटी रात मैंने मेज से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी, क्योंकि मुन्ना नन्हा जो कि उनका बच्चा होता है कि वो उसे बार बार बजा रहा था, जिसकी वजह से मेरा दम उलझने लगा था। लिहाजा यहाँ से ही हम आगे सबक को कंटिन्यू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे कि बीवी घंटी तलाश कर रही है क्योंकि वो उसे मियाँ के पास रख के जाना चाहती है, ताकि अगर उसे किसी को बुलाने की जरूरत पेश आए तो वो घंटी बजाकर बुला सके। और घंटी ना मिलने पर बीवी शोर कर रही है कि रात तो घंटी मैंने मेज पर रखी थी, वहां से घंटी किसने उठाई। और इसके लिए वो लल्लू को इल्जाम देती है कि न जाने वो क्यों वहां से चीजों को उठाता है, जिस पर मियाँ बताता है कि क्यों शोर कर रही हो, घंटी लल्लू ने नहीं बल्कि मैंने उठाकर अंगीठी पर रखी है। जिस पर बीवी कहती है, तुमने? है वो क्यों? मियाँ, नन्हा बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। यानी मियाँ कहता है कि नन्हा जो कि उनका छोटा बच्चा था, उसके बारे में कहता है कि वो बार बार घंटी बजा रहा था, जिसकी वजह से मेरा दिल घबराने लगा। दम उलझना, दिल घबराना। और साथ ही वो कराहता है, लल्लू आकर मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी लल्लू को बुलाती है और वो आके मुलाजिम पूछता है कि आपने क्या मुझे बुलाया? बीवी जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि, और ये चीज आपको एमसीक्यूज में पूछी भी जा सकती है, यहाँ पे बीवी जी से मुराद बीपी जी है। यानी लल्लू जो है वो बीवी जी अदब से अपनी मालिका को बुलाता है। बीवी जी से मुराद बीबी जी है। बीवी, कमबख्त, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू गोदाम से रेठे ढूंढ रहा था। तो ये भी आपने याद रखना है कि लल्लू गोदाम से क्या ढूंढ रहा था। लल्लू गोदाम से रेठे ढूंढ रहा था। इसको आप अंडरलाइन कर लें। लल्लू गोदाम से रेठे ढूंढ रहा था। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रेठे मिल नहीं चुके?
लल्लू, जी मोहलत भी मिले, यानी वो कहता है कि सुबह से इतना मसरूफ हूँ, कभी कोई काम कह देता है, कभी कोई काम कह देता है। मोहलत, फुर्सत, जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। यानी बीवी फिर उसको कहती, हाँ हाँ तुम्हें बड़ा काम होता है ना, बिल्कुल तुम्हें भी ऐसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। इससे मुराद है कि बिल्कुल भी तुम्हें वक्त नहीं मिलता। भाग यहाँ से, निकल, जाकर रेठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी तुम्हारे सिरहाने रख जाती हूँ। इसके साथ ही बीवी मियाँ से कहती है कि ये मैं घंटी तुम्हारे सिरहाने रख जाती हूँ। मियाँ, कराह कर, कबाड़ बंद करती जाना, यानी दरवाजा बंद करती जाना। कबाड़ कहते हैं दरवाजे को। पहले वो दरवाजे होते थे जो जिसके दो हिस्से होते हैं, जब उनको बंद करें तो दरवाजा बंद हो जाता है। तो दरवाजा कबाड़ बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। आपने देखा है कि ये जो मुकालमे हैं इसमें किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं है, कोई इस तरह की जुबान, कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए कि जो रोजमर्रा और मुहावरे के मुताबिक ना हो। जो मुहावरे इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी आप जो है वो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जो बात हो रही है वो भी नॉर्मल बातचीत हो रही है जो कि आप रोजमर्रा गुफ्तगू में सुनते रहते हैं। अ, बीवी पूछती है कि तुम्हारा दिल तो नहीं घबराएगा। फिर बीवी कहती है, अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। आपने अब इसको नोटिस करें सिचुएशन को, कि जो कि इंटरेस्टिंग होती जा रही है, कि बीवी बात से बात निकालती है। और डॉक्टर ने हदायत की थी कि मियाँ को आराम और सुकून की जरूरत है। जी, तो बीवी कहती है, अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लेके गए हैं, कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज। ए लो, ये नीचे पड़ा है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। हूँ, माल्टेड मिल्क। अब वो बोलती है माल्टेड मिल्क, ये आपने याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें कही थी। तो ये 4 चीजें कही थी। माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करवा दूं इस वक्त के लिए। मियाँ, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे। मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। अब ये भी आपने याद रखना है कि मियाँ ने क्या बनाने को कहा था। उसने 3 चीजें पूछी, माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस या साबूदाने की खीर। तो मियाँ ने साबूदाना बनाने के लिए कहा था। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी। चूजे की यखनी बनवाए देती हूँ, मकवी चीज है। चूजे की यखनी, ये भी अंडरलाइन कर लें। मकवी चीज है, ताकतवर है। बीवी कहती है कि साबूदाने से आपका क्या बनेगा, मैं आपको चूजे की यखनी बनवा देती हूँ, उससे आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। मियाँ, बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में। चूजा बाजार से मंगवाना होगा, इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है। यानी बाजार जाता है तो देर लगा देता है, वहीं रह जाता है, यानी वहीं का हो रहता है, बहुत देर से वापस आता है। मियाँ, ओहो, यानी वो तो बेचारा पहले ही दर्द से परेशान होता है, और अब सारी सिचुएशन से बेजार हो रहा होता है। बीवी, तो फिर यूं करती हूँ। अभी वो ये कह रही होती है तो सेहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। बीवी, नन्हा है आपका, ईद के रोज मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। ये बेटा ये लाइन आपने अंडरलाइन कर लेनी है कि बच्चा खिलौना गाड़ी कहाँ से ले आया था। तो या खिलौना गाड़ी कहाँ से आई थी, तो वो ईद के रोज मेले से ये खिलौना गाड़ी लाई गई थी। ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे, नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ अब, छोड़ इस अपनी पट पट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी। ये अब मतलब वो कह रही है कि मैं इसको चूल्हे में झोंक दूंगी, यानी फेंक दूंगी इस कमबख्त को, यानी वो जो खिलौना गाड़ी थी। इतना ख्याल भी नहीं आता, अब्बा बीमार पड़े हैं,
शोर गुल से इनकी तबीयत घबराती है। मियाँ हूँ कराहता है। बीवी कम नहीं हुआ दर्द। मियाँ हूँ। अब बेचारे का दर्द किससे कम होना था? अभी तक ना उसने आराम किया ना कुछ खाया। बीवी तो मैं क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज। फिर वही, नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है। मियाँ कराहता है। दूर से बीवी की आवाज आ रही है। छोड़ अपनी ये पटपट। बच्चा जब वो गाड़ी छीनती है तो बच्चा रोने लगता है। चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं अब्बा बीमार पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा है शोरो गुल ना हो, इन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज निकाली, गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है। उसकी माँ अब कहती है कि कमबख्त जो खेलता भी है तो ऐसा बेढंगा खेलता है। चल इधर, नहीं चुप होगा तू। और खींचती हुई ले जाती है। अब ये सारी देखें सिचुएशन क्रिएट, उधर से पहले गाड़ी की खटपट थी, उधर से वो बच्चे को खींचती है, बच्चा चिल्लाने लगता है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर तंग आकर कराहे जाता है। बीवी की आवाज गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती है। यानी वो नौकर जो है वो सफाई के लिए झाड़ू फेरने लगता है। मियाँ चौंक कर, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी? ला हौला वला कुव्वत। अरे ये क्या हो रहा है? मुलाजिम, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ कमबख्त दफा हो यहाँ से। मुलाजिम, बीबी जी। मियाँ, बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से, कह दे इनसे। मुलाजिम बेचारा जाता है। कबाड़ बंद करके जा। फिर उसको बुलाती है कि मियाँ बुलाता है कि दरवाजा बंद करके जाओ। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आ जाओ। ला हौला वला कुव्वत। खुद उठता है। हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। जी बेटा। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि मियाँ का नाम क्या था। अब डायरेक्टली तो कहीं भी नहीं बताया गया इस ड्रामे में कि मियाँ का नाम क्या है। तो यहाँ पे वो कहता है हेलो मैं इशफाक बोल रहा हूँ। ये एमसीक्यूज में आता है। मियाँ का नाम था इशफाक। बेगम इशफाक। अब वो किसी खातून का फोन होता है और वो उसकी बेगम के बारे में पूछ रही होती है, तो वो कहता है बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ, बीमार हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो। वो शायद जो दूसरी तरफ खातून होती है फोन पे वो कहती है कि उनको आवाज दे के बुला दें। तो वो कहते हैं कि आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज किया ना। वो शायद इंसिस्ट कर रही होती हैं। तो अगला डायलॉग ये है कि मैंने अर्ज किया ना, चूंकि मैं बीमार हूँ कमरे से बाहर नहीं जा सकता। तो मियाँ जो है वो जोर से फोन बंद करता है और बाद में बोलता है बदतहजीब, गुस्ताख कहीं की। और फिर साथ ही कराहता है हूँ। बीवी मुझे बुलाया था? है तुम उठे क्यों? मियाँ इतनी आवाजें दी कोई सुने भी? बीवी तौबा तौबा, लेटो लेटो। मैं जरा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रेठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ इतने में गाना शुरू होता है। मियाँ फोन था तुम्हारा। बीवी किसने किया था? मियाँ होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी जब उठ ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना, कोई गुनाह था? मियाँ मैंने कह दिया था फिर फोन कर लें। बीवी मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अब बीवी कहती है अब मुफ्त में मुझे परेशानी, मुफ्त की उलझन परेशानी, मुफ्त की परेशानी, मुफ्त की उलझन में डाल दिया। मुराद कि अब मैं ये सोचती रहूंगी कि किसका फोन था। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ अरे भाई कोई ऐसा जरूरी काम नहीं था वरना मुझे पैगाम ना दे देती। यानी मियाँ कहता है कि अगर कोई जरूरी काम होता तो वो मुझे मैसेज दे देती, मुझे पैगाम दे देती, बता देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे बेटे से बोलो कि सॉरी, तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे का
हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। ये हारमोनियम और गाना बंद करवाओ। बीवी, अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं? बीवी कहती अब मैं उसको क्यों मना करूं? मियाँ, बाबा एक दफा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की जरूरत है। एक रोज इनका इनके साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। ये लाइन बेटा आपने एज इट इज याद करनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमसाए के हमसाए के साहबजादे के हारमोनियम बजाने पर मियाँ ने क्या कहा। तो उन्होंने ये जो कहा बोले कि एक रोज अगर उनके साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। मियाँ फिर कहता है मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। हूँ कराहता है, बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ कराह रहा है, यकलख्त बच्चे के रोने की आवाज। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे? अचानक फिर से बच्चे के रोने की आवाज आना शुरू हो जाती है। अब यानी जब मुलाजिम झाड़ू देने लगता है उसको मना करके भेजा जाता है, तो फोन आ जाता है। अभी फोन का मसला सॉल्व नहीं होता तो जो है उसके बाद हमसाए के घर से हारमोनियम बजाने की आवाज, यानी हमसाए का जो बेटा होता है वो हारमोनियम बजाना शुरू कर देता है तो उसकी आवाज आना शुरू हो जाती है। और अभी वो सिलसिला जारी होता है तो उसमें ही बच्चे के रोने की आवाज आना शुरू हो जाती है। बच्चा जोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी यानी बच्चा जोर से बोलता है, यहाँ पे जोर से यानी बच्चा जोर से बाहर से बोलता है, गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी जोर से बोलती है, खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। अब यानी बच्चा बताता है कि मैं गिर पड़ा हूँ, खून निकल आया, और बीवी यानी जो कि बच्चे की माँ होती है वो जोर से आवाज देती है कि खत लिख रही हूँ, अभी आती हूँ, चुप हो जा। मियाँ कराहते हुए, यक न शुद्ध दो शुद्ध। ये बेटा ऐसे मौके पे बोला जाता है कि यानी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई, यक न शुद्ध। यक एक न शुद्ध, यानी अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई, दो शुद्ध तो दूसरी शुरू हो गई। ठीक है। बीवी, तौबा, आप तो बौखला देते हैं, देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ। यानी इसका मतलब है कि बच्चे को कैसे चुप करा सकती हूँ। नामुराद चुप हो जा, वो वहीं बैठे बैठे उसको बोल देती है, नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क्यामत आ गई, अभी आ रही हूँ, दो सतरें लिख लूं। सतरें लाइन, सतर लाइन को बोलते हैं, यानी दो लाइनें लिख लूं। मियाँ, खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। बीवी, अभी हुआ जाता है खत्म, इस गुल में, गुल शोर में, गुल का मतलब है शोर, इस गुल में एक फकीर की आवाज भी शामिल हो जाती है, यानी बच्चे के रोने की आवाज, हमसाए के हारमोनियम बजाने की आवाज। तो इसी शोर में बाहर दरवाजे पर एक फकीर भी आ जाता है। फकीर कहता है, यानी बाहर सदा लगाता है दरवाजे के आगे, बाल बच्चे की खैर, राहे मौला कुछ मिल जाए फकीर को। ये आमतौर पर फकीर इसी तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के जुमले बोलते हैं। बाल बच्चे की खैर, राहे मौला कुछ मिल जाए फकीर को, यानी आपके बच्चों की खैर हो और अल्लाह की राह में अगर फकीर को कुछ दे दें। तो मियाँ कराह कर, वही हाय हाय करता है तकलीफ से, बस इन्हीं की कसर रह गई थी, और साथ ही कराहता है, हूँ। बीवी, तो अब मैं इसे बुलाकर नहीं आई। मियाँ, अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। यानी बीवी कहती है अब मैं तो नहीं इसे बुला के लाई। तो मियाँ कहता है बुला के नहीं लाई तो उसे कुछ दे दिला के रुखसत तो कराओ, यानी उसे भेज दो ताकि वो सदा लगाना बंद करे और ये शोर काम हो। बीवी, ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू, वो मुलाजिम को बुलाती है। लल्लू हावन दस्ते में रेठे कूटने शुरू कर देता है। हावन दस्ता कहते हैं जिसमें बेटा वो मिर्च मसाले और जो है आमतौर पर अपने किचन में जो होता है जिसमें चटनी वगैरह मिर्च मसाले वगैरह कूटे जाते हैं। लल्लू हावन दस्ते में रेठे कूटने शुरू कर देता है। वो आपने पीछे पढ़ा होगा कि वो स्टोर से रेठे तलाश कर रहा था, तो जब कोई चीज कूटते हैं तो आपने देखा उसकी, और रेठे बहुत सख्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे रेठों का जिक्र किया गया है। बिल्कुल वो पत्थर की तरह सख्त होते हैं, तो जाहिर है
جب ان کو کوٹے گا تو ان کی آواز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اتنے میں وہ فقیر کی آواز، ہارمونیم کی آواز، بچے کے رونے کی آواز، تو ساتھ ہی ملازم ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے. بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے. میاں ہائے توبہ توبہ، ہائے بیوی ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. ظاہر ہے اب وہ ریٹھے کوٹنے کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس میں جو بیوی بول رہی ہوتی ہے کہ پہلے فقیر کو بھیج جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، تو اس کی آواز ملازم نہیں سنتا. میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھتا ہے اور پھر بولتا ہے میری ٹوپی اور شیروانی دینا. ٹوپی اور شیروانی مانگتا ہے. بیوی پوچھتی ہے حیرانگی سے، ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں. بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے. انٹرسٹنگ، یعنی کہ ظاہر ہے میاں کو تو آرام و سکون کے لیے جو ہے گھر ٹھہرنا تھا، کیونکہ اوور سٹریس کی وجہ سے، زیادہ ورک لوڈ کی وجہ سے وہ بیمار ہوا تھا اور اس کو آرام و سکون کی ضرورت تھی. تو اس ساری سچویشن سے فیڈ اپ ہو کے تو اس کو بہتر لگا کہ اس سے زیادہ آرام و سکون تو دفتر میں ہے. جی تو اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا آج کا سبق آرام و سکون اپنے اختتام کو پہنچا. جیسا کہ میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ چچا چکن کے نام سے سید امتیاز علی تاج نے سید امتیاز علی تاج کا ایک مزاحیہ سکیچز کا مجموعہ ہے، لہٰذا یہ ڈرامہ بھی ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا. مزاحیہ اور سنجیدہ دونوں طرح کے بے شمار ڈرامہ نگار اردو ادب میں اپنا مقام رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سید امتیاز علی تاج نے بہت سے مزاحیہ ڈرامے لکھے، جس میں کہ بیگم کی بلی بھی ایک مشہور ڈرامہ ہے. اور ایکچولی مزاح کے انداز میں سنجیدہ، جیسا کہ سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں قسم کی تحریریں ہوتی ہیں، تو مزاح کے انداز میں ایک سبق جو ہے وہ معاشرے تک پہنچانا، یہ بھی ایک مصنف کا کمال ہے. جیسے کہ اس ڈرامے میں مزاح کے انداز میں بظاہر نہایت سادہ انداز میں آپ کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کو کام کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت جو ہے وہ آرام و سکون کے لیے بھی نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم آرام و سکون نہیں کریں گے، مسلسل کام کرتے رہیں گے اور آرام نہیں کریں گے، تو تھکاوٹ کا شکار ہو کر بیمار پڑ جائیں گے، جس سے وقت اور پیسے دونوں کا نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا سبق اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے اور شور و غل سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ کہ شور کی وجہ سے انسان کے جو ہے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ شور و غل جو ہے وہ انسان کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لہٰذا مزاح کے انداز میں دوسرے تک اپنا میسج پہنچانا، یہ بھی بہت کم لوگوں کو اس میں جو ہے وہ کمال حاصل ہے. اسی طرح سے سید امتیاز علی تاج کی ایک اور مزاحیہ ڈرامہ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، بیگم کی بلی، اس میں بھی ایک مصنف کا احوال بیان کیا گیا ہے. بیگم کو اپنی بلی سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر میاں صاحب کو وہ بلی ایک آنکھ نہیں پاتی اور وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بلی ہر بار دوڑ کر واپس آ جاتی ہے. ایک بار میاں صاحب بلی ایک شخص کے حوالے کرتے ہیں جو نوکری کی تلاش میں آتا ہے کہ اس بلی کو قتل کر دو، اور اس کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں. لیکن بلی کی وجہ سے بیگم صاحبہ بہت پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو بلی سے بہت محبت ہوتی ہے اور وہ رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہیں. میاں صاحب بیگم کو کچھ پیسے دے کر کہتے ہیں کہ جا کر شاپنگ کر لو. بیگم گھر سے نکلتی ہے تو اسے وہ شخص نظر آتا ہے جس کو میاں نے بلی کے قتل کرنے کا کام سونپا ہوتا ہے. بلی شاپنگ کے پیسوں سے بیگم جو ہے وہ شاپنگ کے پیسوں سے وہ بلی خرید لیتی ہے اور اس شخص کو ملازم بھی رکھ لیتی ہے.
یوں جو میاں کا سارا منصوبہ ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سید امتیاز علی تاج کے بے شمار سکیچز اور ڈرامے جو ہیں وہ موجود ہیں، لہٰذا اگر آپ کو کبھی فرصت ملے تو آپ ضرور لائبریری جا کر سید امتیاز علی تاج کے یا دوسرے ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔